तो हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं टेस्ट 2 का। जो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, लाइन ऑफ क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और जो पहला विकल्प है कि इन्हें मैत्रीपूर्ण विकासशील देशों को प्रदान किया जाता है, और दूसरा इन्हें भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाता है, और तीसरा ये सरकार से सरकार यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट को दिए जाते हैं और इसके अनुरूप पूरी राशि बजट से प्रदान की जाती है। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित कथन में से कितने सही हैं। तो यहाँ पे अगर हम तीनों विकल्पों को देखें तो तीनों विकल्प हमारा सही है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में से कितने सही कथन है, यानी कि यहाँ पे फिर से 3 कथन पूछा गया और ये कहा गया कि कितने कथन सही है। जो सबसे पहला कथन है, लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के कार्यान्वयन और निगरानी कृषि मंत्रालय करता है, यानी कि MSP फॉर MFP। जो इसका जो मतलब कि निगरानी है वो कृषि मंत्रालय करता है, जो कि गलत है। यहाँ पे ये ट्राइबल मिनिस्ट्री की जिम्मेवारी आ जाएगी। दूसरा, लघु वन उपज को नॉन टिम्बर वन उपज के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सही है। और तीसरा, लघु वन उपज खरीदने की जिम्मेदारी राज्य नामित एजेंसी के पास होती है। तो यहाँ पे ये 2 विकल्प सही है, यानी कि 3 में से 2 विकल्प सही है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। भारत में किन राज्यों संघ शासित प्रदेशों को बासमती चावल का भौगोलिक संकेतन प्रदान किया गया? और जो इसमें विकल्प दिया गया, पहला विकल्प है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है दिल्ली, चौथा है हिमाचल प्रदेश, पांचवा उत्तराखंड, छठा उत्तर प्रदेश और सातवां है जम्मू और कश्मीर। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि जब भी हम बासमती चावल की बात करते हैं तो एक धारणा बनी हुई है कि ये ज्यादातर पर्वतीय इलाकों में उगाया जाता है, परंतु ये देखा गया है कि भारत के अधिकांश राज्यों में बासमती चावल उगाया जाता है और संघ शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में भी ये उपजाया जाता है। इसलिए यहाँ पे जो विकल्प है 4, 5, 6, दूसरे में 4, 1, 2, 3 दिया गया है और तीसरा में 1, 2, 3 है। तो यहाँ पे ये सब विकल्प न होकर डी होगा, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि जो भी वर्णित किया गया है सभी को बासमती चावल का भौगोलिक संकेतन दिया गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, मोटे अनाजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला है, ये बड़े दानों वाले अनाज होते हैं, जो कि विकल्प गलत है क्योंकि यहाँ पे ये छोटे दानों वाले होते हैं। और दूसरा विकल्प है कि ऐसे फसलों के लिए धान और गेहूं की अपेक्षा कम जल की आवश्यकता पड़ती है, ये सही है। तीसरा, ये अफ्रीका और एशिया के चुनिंदा देशों में उपजाया जाता है, ये विकल्प गलत है, लगभग हर एक महादेशों में इसको उपजाया जाता है। और चौथा जो विकल्प है कि वैश्विक तौर पे ज्वार सबसे व्यापक तौर पे उपजाया जाता है, तो ये विकल्प सही है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित कथन में से कितने सही है, तो 4 में से 2 विकल्प सही है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2। यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो है, इनमें से कितने कथन सत्य हैं? पहला, भारत की प्रादेशिक जल सीमा 24 मील तक विस्तृत है, सही है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील तक होते हैं, ये सही है। और तीसरा है कि संसद ने अनुच्छेद 297 को संशोधित करके अधिनियम बनाया है, जिसके अंतर्गत प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी मूल्यवान वस्तुएं केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे ये तीनों विकल्प सही है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3, यानी कि सी आंसर। 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केपी केशव मेनन वाइकोम सत्याग्रह से संबंधित थे। दूसरा, गुरुवायूर सत्याग्रह पलानी स्वामी द्वारा किया गया था। और तीसरा है वर्षाठ सत्याग्रह विठल भाई पटेल द्वारा किया गया था, जो कि विकल्प गलत है। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं, तो जो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। 34 क्वेश्चन, उत्तराधिकार कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, हिंदू 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम से शासित होते हैं, सही है। दूसरा, मुस्लिम शरीयत कानून से शासित होते हैं। तीसरा विकल्प है, ईसाई और पारसी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 से शासित होते हैं।
और जो चौथा है, जनजातीय समूह अभी भी अपनी परंपराओं से शासित होते हैं। और ये क्वेश्चन पे भी पूछा गया कि उपरोक्त वर्णित में से कितने कथन सत्य हैं, तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। 39 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पब्लिक स्टॉक होल्डिंग कार्यक्रम को सही से निरूपित करता है? पहला विकल्प दिया गया है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का बाजार पूंजीकरण, ये सही नहीं है। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में किया गया कुल निवेश की मात्रा, ये भी सही नहीं है। और तीसरा विकल्प है, आम जनता पर लगाए गए कर से प्राप्त सरकार को कुल राजस्व, यह विकल्प भी सही नहीं है। लेकिन जो चौथा विकल्प है, नीतिगत साधन जिसके माध्यम से सरकार फसलों की खरीदारी करती है, ये कथन पब्लिक स्टॉक होल्डिंग कार्यक्रम को सही से निरूपित करता है। 42 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। यदि अर्थव्यवस्था में ब्याज दर घटती है तो इसका क्या परिणाम निकलेगा? पहला विकल्प दिया गया है, उपभोग व्यय घटेगा, जो कि गलत है। दूसरा, सरकार का कर राजफल बढ़ेगा, ऐसा कोई संबंध नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद तीसरा है, निवेश व्यय बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब ब्याज दरें घटेंगी तो निवेश करने के लिए अधिक राशि की मांग होगी, जिसके परिणाम स्वरूप निवेश व्यय बढ़ेगा, अतः विकल्प सी सही है। 47 क्वेश्चन, गारंटी मोचन निधि की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस लेखा में की गई है? इसमें दिया गया है भारत की संचित निधि, दूसरा आरबीआई की आकस्मिकता निधि, तीसरा है भारत का लोक लेखा, और चौथा है भारत की आकस्मिकता निधि। तो यहाँ पे जब हम गारंटी मोचन निधि यानी कि गारंटी एग्जेम्पशन फंड की जब हम बात करते हैं, तो इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा भारत के लोक लेखा यानी कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में की गई है। 52 क्वेश्चन, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोनों के बीच विपरीत संबंध होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेरोजगारी की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली जितनी अधिक मुद्रास्फीति होती है, बेरोजगारी की दर उतनी ही कम होती है। दोनों के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है, ये कथन गलत है। मुद्रास्फीति बेरोजगारी को प्रभावित नहीं करती, ये कथन भी गलत है। और मुद्रास्फीति रोजगार सृजन में बाधक है। यदि मुद्रास्फीति नियंत्रित तौर पे होती है तो ये रोजगार का सृजन ही करती है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सही कथन है, पहला विकल्प 1, 3, 4 दिया गया, दूसरा 2, 3, 4, सी में केवल 1 और डी में केवल 4। तो यहाँ विकल्प के हिसाब से जो आंसर हो जाएगा सी यानी कि केवल 1। 57, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी सर्किट ब्रेकर का प्रयोग प्रायः किस उद्देश्य से करता है? सबसे पहला है कंपनियों के लेन देन पर रोक लगाने के लिए, दूसरा रुपए के मूल्य में गिरावट को रोकने के लिए, सी कंपनियों पर आर्थिक दंड लगाने के लिए, और डी बाजार को विध्वंस से बचाने के लिए। जब भी शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आता है तो ऐसे उतार चढ़ाव को रोकने के लिए सेबी द्वारा सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा 57 का वो है डी। 65 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन है। कंपोजिट फ्लो टेस्ट तब होता है जब एक से अधिक व्यक्ति सरकार बनाने का दावा करते हैं और बहुमत स्पष्ट नहीं होता है, सही। और दूसरा, कंपोजिट फ्लो टेस्ट को केवल मत पत्र के आधार पर ही संपन्न कराया जा सकता है, ये भी सही। यानी कि यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो सी यानी कि उपयुक्त दोनों। 62 क्वेश्चन, हाल में ही चर्चा में रहा ओसिफिकेशन टेस्ट क्या है? सबसे पहला, आयु निर्धारण के लिए प्राथमिक परीक्षा, दूसरा बी मृदा की गुणवत्ता, तीसरा समुद्र की लवणीयता को मापने के लिए, और वातावरण में वाष्पीकरण की दर को मापने के लिए। तो जो ओसिफिकेशन टेस्ट होता है वो एक्चुअल में आयु निर्धारण के लिए जो प्राइमरी टेस्ट किया जाता है उसी से ये संबंधित है। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर हो जाएगा वो ए होगा। 67, प्रति चक्रीय पूंजी बफर के लिए बैंकों को ऐसे समय में पूंजी रखने की आवश्यकता होती है, यानी कि काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर की जो हम बात करते हैं तो कोई भी वित्तीय संस्थान या बैंक इसको कब मेंटेन करते हैं। यहाँ पे विकल्प दिया गया है जब साख तेजी से बढ़ रहा हो, दूसरा जब मंदी की स्थिति हो, तीसरा जब मुद्रास्फीति हो, और जब साख की मात्रा तेजी से घट रही हो। तो काउंटर कैपिटल बफर रखने के लिए वो समय उपयुक्त होता है कि जब साख तेजी से बढ़ रही हो, यानी कि आने वाले समय के लिए इस पूंजी को रखा जाता है जब जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ जाए या उसकी संभावना हो। यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से कौन सा कथन विशेष आहरण अधिकार के बारे में सत्य है, यानी कि एसडीआर के बारे में। सबसे पहला, यह केवल अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के खाते की इकाई के रूप में कार्य करता है। दूसरा, यह न तो मुद्रा है ना ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पर दावा है। और तीसरा कथन है, एसडीआर का मूल्य अमेरिकन डॉलर पर आधारित है। तो पहले दो विकल्प को अगर हम देखें तो ये दो विकल्प सही है, परंतु जो तीसरा विकल्प है कि केवल अमेरिकन डॉलर पर आधारित है, यह विकल्प गलत है, क्योंकि एसडीआर का मूल्य 5 देशों की करेंसी के एक बास्केट पे आधारित होता है। इसलिए जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी कि 1 और 2। 71 क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्ड नेटवर्क पर विचार करें। नंबर 1 दिया गया वीजा, दूसरा मास्टर कार्ड, तीसरा है रुपे, चौथा है डिनर क्लब, पांचवा है अमेरिकन एक्सप्रेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित में से कौन से भारत में अधिकृत कार्ड नेटवर्क है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि डी।